सकते। क्या होती है सिक्योर अपॉर्चुनिटी? आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है या आप जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो आपका टाइमली सेल हो और जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका रोटेशन घूमे। आजकल मतलब जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है सबसे ज्यादा डिमांड किस में है? सर देखो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की जो डिमांड है ना सर, कुछ तो स्टेबल डिमांड है सर, जो होनी होनी है। जैसे इंफ्रा है तो इंफ्रा में डेवलपमेंट देखो कभी बंद नहीं हो सकता, चलना ही चलना है सर। मेंटेनेंस के कुछ वर्क हैं जो मेंटेनेंस के चलने है सर। पावर सेक्टर है, अभी बूम पे आप देखोगे तो एनर्जी है। मतलब आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंडिंग की आती है सर। सो जितने भी नेशनल बैंक्स है वहाँ से मतलब सबसे ज्यादा फंडिंग अप्रूवल जल्दी कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर हम मतलब कोई भी नया एंटरप्रेन्योर अगर मतलब शुरुआत कर रहा है तो उनको क्या चीज़ पर फोकस करना चाहिए? स्टार्टअप वर्ड बहुत अच्छा है सर, पर यहाँ पे कॉपी पेस्ट का खेल है सर। प्रॉपर तरीके से समझी नहीं जाएगी ना सर, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते सर। कोई भी इंडियन बिजनेस है उसको इंटरनेशनल जाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? जैसे कि आपको 10 सालों में क्या पता चला कि ये 3-4 चैलेंज है, इसकी वजह से लोग इंटरनेशनल नहीं जा पाते? तो कस्टम, ट्रांसपोर्टेशन और आपकी टारगेट कंट्री जो है, ये सबसे मेजर कंसेप्ट है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। काउंटलेस जिम में। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आपको भी। कैसे आ रहा? बिल्कुल बढ़िया है सर, इससे भी नहीं। फर्स्ट क्लास चल रही है आपकी कंपनी बनाई आपने आरबीडीसी, क्या फुल फॉर्म है सर आरबीडीसी की? सर। राजस्थान बिजनेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सर। सिर्फ राजस्थान में ही बिलोंग करते हैं, राजस्थान के लोगों को सपोर्ट करती है, यस। सर के लिए ही काम करोगे? हाँ, अभी हमारा यही कंसेप्ट है। पहले हम लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात और एमपी, यूपी कर रहे थे, बट अब नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्या करती सर आरबीडीसी? हम लोग बिजनेस ग्रोथ के लिए वर्किंग करते हैं सर। और बिजनेस ग्रोथ के लिए हम लोग जो सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ होती है एसएमईज़ के लिए, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं और फिर उनको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन करके और बिजनेस को ग्रोथ में लेके आते हैं। क्या होती है सिक्योर अपॉर्चुनिटीज? सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ के मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है या आप जो मार्केट में काम कर रहे हैं, वो आपका टाइमली सेल हो और जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसका रोटेशन घूमे। मतलब जो पैसा जो होता है, डंप जो हो जाता है पैसा, वो नहीं हो। थोड़ा एक सरल भाषा में समझाओ ना उसको कि मतलब क्या कंपनी होगी, किस तरह से आप हेल्प करोगे उसको, अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझ। देखो सर, मार्केट में 2 ही सेक्टर हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जो कोई आइटम बनाती है। उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम एक ही कैटेगरी मानते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, अलग-अलग है, वो उनका क कांसेप्ट है। दूसरा सर्विस इंडस्ट्री है सर, जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं सर। इन दोनों लोगों को ही, इन दोनों तरीके के बिज़नेस को हम लोग सपोर्ट करते हैं। दोनों लोगों के लिए हमने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर डेवलप किया है, जिसको हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग इंटरनली ऑपरेशंस में नहीं जाते हैं कि आपकी फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट किया है, उस पे हम लोग वर्किंग करते हैं। अब कोई भी बिज़नेस है सर, उसको 2 जगह हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सिक्योर अपॉर्च्युनिटीज़ की जो बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के साथ उनको करते हैं, या जो पीएसयूज़ है या जो कॉर्पोरेट है, उन्हीं के साथ काम करते हैं हम तो, एक चीज़ तो। दूसरा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो लोग करते हैं, उनके साथ ही वर्किंग करते हैं। जो छोटे लेवल पे जो वर्किंग कर रहे हैं या छोटे लेवल पे जो परचेज़ है, जिनका एक सेठ वाली पद्धति से जो बिज़नेस कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हम हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उनको एसोसिएट नहीं करते हैं। उनके साथ वो अपने अपने हिसाब से वर्किंग करें तो करें, बट हम लोग उनको नहीं कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि स्टेबल जो बिज़नेस है, उसी के साथ वर्किंग करेंगे। आप मतलब स्टार्टअप के साथ में काम नहीं करते हो, स्टेबल बिजनेस के साथ में काम करते हो? नहीं, स्टार्टअप के साथ करते हैं, मगर स्टार्टअप का जो क्लाइंट है, जो टारगेट है, वो बंदे स्टेबल होने चाहिए। अच्छा, मतलब अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए उनकी अब लाइफ। वो अनसर्टेन नहीं होने चाहिए सर। मतलब परफेक्ट होना चाहिए कि मेरा सामान खरीदता है या खरीदेगा, ये बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी है या अगर काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा है, वहाँ चैलेंज क्या आता है कि सर, जो वो जो स्टेबल कंपनी है, वो आपसे क्वालिटी माँगेगी, ऑन टाइम डिलीवरी माँगेगी, उनकी क्वांटिटी आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, रेट को भी बीट करना पड़ेगा। बट वहाँ जाके एक चीज़ श्योर हो जाती है कि आपको क्वांटिटी पे वर्क करना पड़ता है, प्रॉफ़िट पे नहीं होता है। और जो ये छोटे अपन जिनकी बात कर रहे हैं, या जो नए जो किसी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, जो 4 महीने उनका एग्रीमेंट चलता है, एक ही कंसाइनमेंट होता है, फिर फेल हो जाता है। वहाँ आप प्रॉफ़िट तो कर सकते हो, बट आपकी क्वांटिटी जो कंज़म्पशन है, वो आप रेगुलेटरी में नहीं लाओगे, तो आपका बिज़नेस ऑटोमेशन पे आएगा ही नहीं सर। तो ये आरबीडीसी मतलब इंडिया के जितने बिजनेस है एसएमई और गवर्नमेंट के बीच में कैसे ब्रिज करता है? हम लोग पहले, सपोज़ दैट कि आपकी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, या आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, या आप सर्विस सेक्टर में हैं, तो हम लोग आपके टारगेट जो क्लाइंट्स हैं, जो सर्विस में हैं, तो एक स्पेसिफाइड लोग होंगे जो आपकी सर्विस लेना चाहेंगे। वैसे ही अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपसे
कुछ ही लोग हैं जो आपके क्लाइंट हैं, तो हम लोग सबसे पहले तो शॉर्टलिस्ट करते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन-सी है। फिर उनकी क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, जैसे हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में उनकी अपॉर्च्युनिटी कब आती है, फिर वो साल में पूरे साल का एक टाइम टेबल सेट करते हैं कि कौन-कौन से महीने में इन्होंने लास्ट 5 ईयर में रिक्वायरमेंट जनरेट करी, अभी अपकमिंग आने वाले टाइम में कौन-सी रिक्वायरमेंट जनरेट करी। अप्रैल के अंदर जो बजट सैंक्शन होता है गवर्नमेंट पे, उसपे भी हमें लोग एनालिसिस करते हैं कि इस बार इस डिपार्टमेंट को कितना बजट मिला है। उसी हिसाब से वो रिक्वायरमेंट जनरेट करेगा। तो ये सारे डेटा पे हम लोग वर्किंग करते हैं। फिर जो टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता होता है कि अभी इसकी अपॉर्च्युनिटी आने वाली होती है। तो उसको हम लोग उसके जो प्रोजेक्ट आएँगे उनको हम लोग स्टडी करते हैं। एक्जिस्टिंग को भी स्टडी करते हैं कि उसमें क्या इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी, क्या इनकी फाइनेंशियल स्पेसिफिकेशंस थी। जो टेक्निकल और फाइनेंशियल स्पेसिफिकेशंस बीट कर रहा है, उन लोगों को हम वो प्रोजेक्ट अलॉट करवा के और उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं। उसमें जो भी उनको डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का कोई लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है या कोई आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, टर्नओवर चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें पहले ही शॉर्टलिस्ट करके हम लोग वर्किंग करवाते हैं। ऐसे ही हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में करते हैं सर, कि आपको जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वो कौन-सी कंट्री में उसका कंज़म्पशन हो रहा है, वहाँ हम के कितना कंज़म्पशन कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, वो सारा वर्किंग हम करके देते हैं सर। ठीक है, तो मतलब जी आजकल मतलब जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा डिमांड किसमें है? कौन से सेक्टर में है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की? सर देखो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की जो डिमांड है ना सर, कुछ तो स्टेबल डिमांड है सर, जो होनी होनी है। जैसे इंफ्रा है, तो इंफ्रा में डेवलपमेंट देखो कभी बंद नहीं हो सकता, चलना ही चलना है सर। मेंटेनेंस के कुछ वर्क हैं जो मेंटेनेंस के चलने हैं सर। पावर सेक्टर है, अभी बूम पे आप देखोगे तो एनर्जी है, ईवी चल रहा है अभी आपका, उसके अंदर भी बूम है। तो ये जो वर्किंग प्रोसेस जो हो रहा है, वो अपना मोस्टली जो हो रहा है वो सिविल हो रहा है, एनर्जी हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का हो रहा है, ये अभी ईवी का एक आ गया। ये कुछ मेजर सेगमेंट है जो चल रहे हैं सर। बाहर का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, तो उसमें तो सर देखो आप फूड भी हैं, आपके कॉस्मेटिक्स भी जा रहे हैं, ज्वेलरी का भी बहुत बड़े लेवल पे वर्किंग हो रहा है। हम बाहर से जो इम्पोर्ट कर रहे थे, हम मशीनरी के बहुत बड़े छोटे-छोटे टूल्स हैं, बड़ी-बड़ी मशीनरीज़ भी ला लेके आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड है एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेट है और ये एक सब स्टेबल है सर। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम में इसका क्रेज़ ज़्यादा रहना है या इसका क्रेज़ कम होना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये तो एक ऑपरेशनल चीज़ है जो चलनी-चलनी है सर। मतलब हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंडिंग की आती है सर, सो जितने भी नेशनल बैंक्स हैं, वहाँ से मतलब सबसे ज़्यादा फंडिंग अप्रूवल जल्दी कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर अ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग 2014 से वर्किंग कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज पे हमें भी प्रॉब्लम आई थी। हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया, तो प्रोक्यूरमेंट को ही बेस बना के हमने स्टार्ट किया। इसके पीछे भी कारण था क्योंकि प्रोक्यूरमेंट तो बहुत पुराने टाइम से होता आ रहा था सर। पर हमने क्या किया, 2014 तो ये ऑफलाइन सिस्टम को इन्होंने ऑनलाइन कर दिया और एक जेम पोर्टल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मैं आईटी बैकग्राउंड से था तो मैंने उसको जल्दी कैच किया और हमने जेम पे इन्होंने क्या किया कि पहले क्या था होता था सर कि सिप्ला की ही पैरासिटामोल टैबलेट लेनी है, बिरला की सीमेंट लगनी है। मतलब पहले जो वर्किंग थी 2014 से पहले ऑफलाइन के सिस्टम में, उसमें क्या था कुछ ब्रांड डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर रखे थे, उन ही ब्रांडों का ही माल आप सप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन होने के बाद में इन्होंने ब्रांड शब्द को हटा दिया और इन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेट कर दी कि हमें तो ये पैरामीटर जो फुलफिल करेगा, उससे हम माल ले लेंगे और जो हमें सस्ता माल देगा। तो मार्केट एकदम क्या हुआ सर, ओपन हो गया बहुत बड़े लेवल पे। भई आज पैरासिटामोल टैबलेट का अपन एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, वो बहुत सारी कंपनियाँ बना रही थी। बट वो लिस्टेड नहीं थी डिपार्टमेंट के साथ, इसलिए वो सप्लाई नहीं कर पा रही थी। पर अब जब उनको ब्रांड हटा के और स्पेसिफिकेशन किया तो बहुत बड़ा मार्केट खुला सर एक साथ ही, ऑनलाइन टेंडरिंग। तो अब क्या हुआ सर, इसमें ऑनलाइन टेंडरिंग में जब खुला तो हर आदमी जो छोटा-बड़ा एमएसएमई था वो इंटरेस्ट हो गया, वो एलिजिबल होने लग गया। एमएसएमई में इन्होंने कह दिया हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हमें टर्नओवर नहीं चाहिए, स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन है, तो आपको 3 साल तक कोई आपकी आईटीआर, टर्नओवर वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो थी, तो उससे क्या छोटे-मोटे सब बिज़नेस जो थे, उनको आगे आने का मौका मिला सर। हम लोगों ने जिन लोगों के साथ वर्किंग किया, उनको कुछ प्रोजेक्ट दिलाए, उसके बाद हम लोग नेशनलाइज़्ड बैंकों से मिले जाके और हमारा पोर्टफोलियो दिखाया हमने उनको और हमने कहा हम इस तरीके से कुछ वर्किंग कर रहे हैं। तो बैंकों के यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है सर। उसमें क्या होता है कि आपको
आपको जिस डिपार्टमेंट में या जिस भी अथॉरिटी को कोई भी चीज़ देना होता है तो एक वर्क ऑर्डर मिला हुआ होता है। उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट बैंक उसकी कॉस्टिंग निकाल के और जितनी आपकी वैल्यूएशन लिया है आपने और जितना आपका इन्वेस्टमेंट होना है, उसके अकॉर्डिंग वो 85% तक प्रोजेक्ट फंडिंग कर देते थे। प्रोजेक्ट फंडिंग जब आपको होगी तो आपके लिए ईज़ी हो गया सर। तो ईज़ी हुआ तो उसके बाद जैसे हमने 5 लोगों के साथ ये रोटेशन घुमाया, फिर 10 लोगों ने किया, 20 लोगों ने किया, 50 लोगों ने किया, तो हमारी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती थी, राजस्थान बिज़नेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बैंक में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करता था, वो एक ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने लगी कि हमने इन लोगों के साथ 20 प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट करके देखे, जिसमें 20 में हमारे 19 प्रोजेक्ट, साढ़े 19 प्रोजेक्ट का रेशो परफेक्ट बैठ रहा है और टाइम पे पेमेंट आ रहा है और रोटेशन सही जा रहा है। तो अब बैंक भी हमारे साथ ईज़ी गोइंग आने लग गया सर। कुछ जगह हमें बाद में चल के ये दिक्कत भी हुई कि जब हमने उनको प्रॉपर प्रोजेक्ट दे दिया, वर्किंग दे दिया, तो उन लोगों ने क्या है सर अपनी क्वालिटी को डाउन कर दिया, प्रोजेक्ट को डिले कर दिया, तो बैंक का रोटेशन भी डिस्टर्ब हुआ। तो इस वजह से फिर हम माइनस में आए वहाँ पे। तो अब हमने जो सिलेक्शन सेट किया, वो सिलेक्शन हमने सेट इसीलिए हमने सेलेक्ट किया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सर हम लोग नए लोगों के साथ इसलिए नहीं वर्किंग करते हैं। स्टार्टअप को हम लोग ग्रोथ हम भी चाहते हैं, स्टार्टअप काम करे मगर वो जिस क्वालिटी के साथ जो विज़न लेके चल रहा है उसी के साथ काम करे और उसको बिज़नेस को ऑटोमेशन करने के लिए 40% काम गवर्नमेंट के साथ करना पड़ेगा या एक स्टेबल ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो सर्वाइव कैसे करेगा सर? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो हमने एक बैंक के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड किया है। फंडिंग का कोई इश्यू नहीं रहता है हमारे किसी भी क्लाइंट के साथ। हम लोग एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और उनके पीछे का जो भी बैकअप दिखाते हैं और उस हिसाब से हम लोग फंडिंग ले सकते हैं। हो सकता है कि कहीं हमें 85% फंडिंग हो जाती है, कहीं पे 80 हो गई सर, कहीं 75 हो गई। ये अप एंड डाउन हो सकता है बट सपोर्ट 100% मिलेगी सर। मतलब आप अगर सारे एसएमईज़ जितने भी छोटे बिज़नेस हैं उनको हेल्प कर रहे हो, मतलब उनको ग्रो करने में हेल्प करा रहे हो आप। सर देखिए जो भी एसएमईज़ हैं, चाहे स्टेबल है, चाहे नॉन स्टेबल है, 5 ही पैरामीटर हैं जो हमारी कंपनी को हमने लेके चले हैं सर। ठीक है। पहली तो सिक्योर अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए, जो 2 ही जगह से मिल सकती है, गवर्नमेंट के साथ और सेकेंडली आपकी आप अगर इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं तो। ठीक है सर। अब आपको इन 3 इन स इस 2 चीज़ों को मैनेज करने के लिए 3 ही चीज़ें चाहिए होती हैं। प्रॉपर आपके पास बायर हो, वेरिफाइड बायर हो, प्लस आपका सेल का रेशो सिस्टम से साइकिल चले। ऐसा नहीं कि 1 महीने हमारी सेल कुछ आई, अगले महीने डाउन हो गई, फिर कुछ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। उसका एक सेटअप हम मैनेज करके देते हैं। उसके बाद सर सेल आने के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो लोग समझते ही नहीं है, वो है सर एग्जीक्यूशन में, डिलीवरी पे, क्वालिटी के ऊपर, जिसमें लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो यहाँ आके फेल हो जाते हैं सर। अब ये भी बेटर चलता है, फर्स्ट फेज़ बेटर चला, सेकंड फेज़ भी बेटर चलता है, तो फिर सर प्रोडक्शन के लिए पैसा ही चाहिए सर करें। तो वो पैसा चाहिए अब साइकिल जो होती है बिलिंग साइकिल जैसे आज है आपके साथ मेरी कोई कंडीशन है तो 15 दिन की है, 20 दिन की है बिलिंग साइकिल है, आप मुझे एडवांस दे दोगे। पैसा तो आप मैं जब यहाँ से डिस्पैच करूँगा जब दे दोगे पर मुझे प्रोडक्ट तो रेडी करना पड़ेगा। आज 20 लाख का ऑर्डर है तो आप मुझे 4-5 लाख रुपए दे दोगे पर 15 लाख रुपए तो मुझे चाहिए ना सर। अब उसमें से मान लो मेरे को 2 लाख रुपए मेरा प्रॉफ़िट भी है तो भी 13 लाख रुपए मुझे चाहिए। वो 13 लाख रुपए के लिए हम लोग बैंक के थ्रू प्रोजेक्ट फाइनेंस जाते हैं, उसपे प्रॉपर डीपीआर देते हैं, उसका ब्रेकअप देते हैं उनके साथ और उनको बताते हैं कि इतने टाइम में हम ऐसे-ऐसे करके इसको वो कर देते हैं। एक बार क्लाइंट अगर एथिकल तरीके से वर्क करता है तो सर सेकंड टाइम या थर्ड प्रोजेक्ट में हमारी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि बैंक भी समझ जाता है कि ये जेन्युइन क्लाइंट है और ये प्रॉपर टाइम पे सब चीज़ों हमारी जो रिक्वायरमेंट या हमारे जो भी प्रोसेस है तो उसको फुलफिल कर रहा है। तो फिर वो धीरे-धीरे उनको ग्रोथ दे देता है सर पहले 50 लाख की फंडिंग करेगा, फिर 1 करोड़ की कर देगा, फिर 2 करोड़ की कर देगा, 5 ये तो टाइम टू टाइम रिलेशन बिल्ट वाली कहानी है सर। करेक्ट। आपको बेस्ट बिज़नेस कंसल्टेशन का अवार्ड भी मिला है सर। ये स्पेशल मोमेंट था आपके लिए वो? हाँ, बिल्कुल था। हमें राजस्थान के जो वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे ये अवार्ड मिला और हम लोग राइजिंग राजस्थान में हमारा बहुत बड़ा योगदान भी है, जो इसमें एनर्जी पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है। कुसुम का जो पीएम कुसुम का प्रोजेक्ट चल रहा है एनर्जी के अंदर, उस पे भी हमने किया है। ईवी को भी हमने प्रमोट किया, उसी के अगेंस्ट मिला था सर। तो कितने साल हो गए सर बिज़नेस करते हुए? हम लोग मैं बीटेक हूँ बेसिकली, 2013 से मैंने रिज़ाइन किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में से और 14 से मैंने इसको स्टार्ट किया है सर। अब आप 14 से देख लीजिए 2017 से तो हमने प्रॉपर सारे कंप्लायंसेस लीगली गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से वर्किंग स्टार्ट कर दिया था।
और अब इन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं सर। मतलब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कब जब भी कोई प्रोजेक्ट चाहिए होता था। हाँ सर। और आप वो प्रोजेक्ट की जानकारी एसएमई को नहीं होती है, स्टार्टअप को नहीं होती है। उनको नहीं होती सर, वो प्रोडक्शन करना जानते हैं सर। अभी तक क्या है, अभी तक जो सिस्टम चल रहा है ना सर, मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है, डाई सिस्टम चल रहा है सर। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो आज कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे ये मोबाइल है, इसका कवर बनना है, इसकी एक डाई बन के आ गई। अब वो उसमें थाउज़ेंड्स ऑफ पीस निकाल देते हैं, अब वो बिक जाते हैं, फिर वो और निकाल देते हैं, उसपे थोड़ा-सा माइनर सा चेंजेस कर देते हैं, बट डिपार्टमेंट के साथ या जो इंटरनेशनल आपका जो बायर है, उसके साथ वो कहानी नहीं है, उसको एक कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट चाहिए। अब आपने उससे वर्क ले लिया, मगर उसकी जो स्पेसिफ़िकेशन जो थी, उसको जो प्रोडक्ट के अंदर जो उसके टेक्निकल वेरी चीज़ें चाहिए थी, वो अगर आप फुलफ़िल नहीं करोगे, तो आप उस प्रोजेक्ट को, उस कंसाइनमेंट को पूरा नहीं कर पाओगे, या आपका जो मटेरियल गया है, वो वहाँ से वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो वो चीज़ जो है, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग उस चीज़ को वर्किंग करके दे रहे हैं उसके ऊपर। अब जैसे ही सर प्रोडक्शन चेंज होगी, स्पेसिफ़िकेशन चेंज होगी, तो आप समझो कि परचेज़िंग का सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा सर। कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब मशीनरी में भी वो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। उसके लिए उस वो मशीनरी में केवल कुछ एक टूल ही चेंज होना है, तो वो कहाँ से आना है? कितने टाइम में उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहेगी? तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब है सर। अगर आपको ट्रेडिशनल बिज़नेस करना है, तो आप करते रहिए कि आप एक बोतल बना रहे हो, बोतल बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, वो तो चलता रहेगा सर। मगर अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आएगी, उस दिन तो आपको आपके प्रोसेस में, आपके सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, और वो बिना अवेयरनेस नहीं हो सकता है सर। इतने सालों में सबसे बढ़िया स्टार्टअप कौन-सा लगा? मतलब सबसे बढ़िया बिज़नेस कौन-सा लगा? फिर तो स्टेबल लोग अच्छे से कर रहे हैं। सर देखो सर, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सर्विस सेक्टर थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता ही है सर। आप क्लाइंट को कितनी भी सर्विस बेस्ट दो, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लूप होल्स आता ही है। उससे तो अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट है, तो आप ये समझो कि बहुत छोटे से माइनर प्रोडक्शन से स्टार्ट किया है। आज ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो जिनके 24 घंटे प्रोडक्शन चल रही है, और वो उनके पास 6-6, 8-8 महीने के ऑलरेडी ऑर्डर हैं। वो ऑर्डर्स नहीं कर पा रहे हैं। यूनिट्स भी उन्होंने, पहले एक यूनिट छोटी यूनिट थी, अब उनके साथ ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू आता है सबसे बड़ा। तो उन्होंने अलग-अलग जगह पे अपनी यूनिट्स ओपन करी है। तो मैं तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है, उसको बेस्ट समझता हूँ। कमिटेड और टाइम के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, प्लस क्वांटिटी पे वर्किंग होता है, तो आपका टिकट साइज़ भी बेस्ट रहता है। तो उसमें प्रॉफिट का भी रहता है, टर्नओवर का भी रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको बेस्ट मिलती रहती है सर। मतलब कोई भी नया एंटरप्रेन्योर अगर मान लो शुरुआत कर रहा है, तो वो क्या 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? सर सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि हमें करना क्या है सर। अभी जो स्टार्टअप अपने यहाँ पे जो स्टार्टअप चल रहे हैं ना सर, वो एक-दूसरे को देख के चल रहे हैं सर। आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो मेरे पीछे आ जाएँगे, तो मैं आपके पीछे चल गया। मैं जब चल आपके पीछे चला, और मुझे सेकंड बंदा कोई दिखा कि नहीं यार, वो इनसे बेटर चल रहा है, तो वो उससे चल रहा है। तो स्टार्टअप वर्ड बहुत अच्छा है सर, पर यहाँ पे कॉपी पेस्ट का खेल है सर। इंडिया में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो वो चीज़ें जब तक प्रॉपर तरीके से समझी नहीं जाएगी ना सर, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते सर। सेल आ जाएगी सर, सेल अपन को, हर आदमी को एक चैलेंज लगता है, बट चैलेंज नहीं है सर सेल। आप माल बेच दोगे सर, मगर आपने क्या डिलीवरी, क्या आपका, आपके जो पैरामीटर थे, जो आपकी कॉस्टिंग आनी चाहिए थी, जो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए थी, वो आपने करी या नहीं करी? और वो अगर नहीं करी है, तो रिपीटेड क्लाइंट नहीं आएगा सर। और जब तक रिपीटेड क्लाइंट नहीं आएगा, या रेफरल क्लाइंट नहीं आएगा सर, जब तक तो वो रोज़ाना कुआँ खोद के पानी पीने वाली कहानी है सर। मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, 4 लोग नए आ रहे हैं, मैं उनको बेच रहा हूँ, उसमें से 3 अनसैटिस्फाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास नए फिर 4 आ जाएँगे। तो वो कभी बिज़नेस ऑटोमेट मोड पे नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले जो एक स्टार्टअप को प्रोसेस को समझना चाहिए, और एक कॉस्ट के ऊपर वर्किंग करके, और अपनी कैपेसिटी डिफाइन करनी चाहिए कि मैं ये चीज़ किस लेवल तक डिलीवर कर सकता हूँ। आप तो बोलते थे सर आप ऑनलाइन ज़्यादा नहीं हो, बट आपका एक प्रोग्राम चलता है टॉक विद सुरेंद्रा। हम लोग, ये एक आप ये समझिए सर कि एक एग्ज़ाम देने के लिए जैसे एक एक नोटबुक आती है, या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होते हैं, वो हम लोग इसके ऊपर कुछ नॉर्मल जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। कोई नई कंप्लायंसेस आ गई, कोई नया रूल रेगुलेशन आ गया, उसके लिए हम छोटी-छोटी वीडियो एक अवेयरनेस के तौर पे डाल देते हैं, ताकि कोई बंदा अगर इसको देखता है, तो उसको ये पता चले
वो इससे ग्रोथ तो नहीं ले सकता, मगर वो उस इससे अवेयर हो जाएगा कि इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं और इसके लिए मुझे कहाँ कनेक्ट करना चाहिए, या मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत है या किसी एजेंसी की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम छोटे-छोटे वीडियोज़ उस पे डालते रहते हैं, जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन है सर। वहाँ से उसको कुछ, हाँ, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उससे। वो उससे कुछ सीख नहीं सकता, उससे कोई एजुकेशन में चेंजेज़ नहीं कर सकता, अपने को ऑपरेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, बट अवेयरनेस प्रोग्राम है सर सिर्फ। अंडरस्टूड। मतलब एक चीज़ ये बताओ कि जैसे कोई भी इंडियन बिज़नेस है, उसको इंटरनेशनल जाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? जैसे आप आपको 10 सालों में क्या पता चला कि ये 3-4 चैलेंज है, इसकी वजह से लोग इंटरनेशनल नहीं जा पाते? सर सबसे पहले तो है कि आपकी टारगेट कंट्री कौन-सी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर। अच्छा, यही सबसे बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। आज आप कोई भी आइटम बना के अगर चाइना बेचने जाना चाह रहे हो, तो सर चाइना तो आज बहुत बड़ा मार्केट है सर। वहाँ हमारा रेट बैठ ही नहीं सकता सर, कभी भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो लोग क्वांटिटी पे काम करते हुए, और उनके प्राइस अपन को भी पता है सर। भई आज इंडिया के अंदर वो 5, 7, 8 रुपए में एक कोई भी टॉय जो है वो दे देते हैं अपन को। तो सबसे पहले तो कंट्री सर, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इश्यू है सर। अगर आप एक कंटेनर बनाओगे तो सर आपको 20, 30, 40, 50 लाख रुपए चाहिए। एक जो स्टार्टअप है वो कहाँ से इस पैसे को मैनेज करेगा सर? तो उसके लिए आपको स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट आप भेज सको या मंगवा सको, तो ट्रांसपोर्टेशन सेकंड इश्यू है सर। उसके बाद में कस्टम जो कंप्लायंसेस है, वो इश्यू है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और अगर आपने 10 तरीके के आइटम मँगाए हैं, तो वो 10 तरीके पे उनकी कंडीशंस जो हैं, वो अलग-अलग एप्लीकेबल है। तो कस्टम, ट्रांसपोर्टेशन और आपकी टारगेट कंट्री जो है, ये सबसे मेजर कांसेप्ट है। मतलब आयात करना ज़्यादा ईज़ी है, निर्यात करना ज़्यादा ईज़ी है? सर दोनों चीज़ें ईज़ी है, बात ये होती है कि आपके पास बायर, वेरिफाइड बायर होना चाहिए सर। अगर आप इन हाउस यूज़ कर रहे हैं जब तो ठीक है, आपका अगर इन हाउस कंज़म्पशन है जब तो ठीक है। अदरवाइज़ सर चाहे आप एक्सपोर्ट करें, चाहे इम्पोर्ट करें सर, आपको करना तो सेल ही पड़ेगा। तो आपके पास बायर जहाँ बेस्ट है, वो ईज़ी गोइंग है सर। आप फैमिली ओन्ड बिज़नेस के साथ में काम करते हो, जिनकी लेगेसी बिज़नेस है? हाँ, ऐसा कोई कंसर्न नहीं, सभी के साथ हम लोग करते हैं। हम लोग पहले केस स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से उनको, वो क्या चाहते हैं, फिर हम मेंटालिटी भी रीड करते हैं सर। हम एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट वाले बंदे के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो सेठ जी वाली दुकानें हैं, उनके साथ वर्किंग नहीं करते सर हम लोग। क्यों, क्या माइंडसेट में डिफरेंस है? सर वो उनको कोई सिस्टम सेट करना ही नहीं है ना सर, और जब तक एक प्रोसेस सेट नहीं होगा आपका, तब तक आप चीज़ों को कैसे वैलिडेट करोगे, कैसे एग्ज़ीक्यूट करोगे सर? अब सेठ जी वाले में है, वो जब चाहेंगे किसी को हायर करेंगे, जब चाहेंगे आज ये काम ऐसे होना था, आज से ऐसे मत करो, या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इम्पोर्टेंट करो। फिर रिलेशन वालों के काम पहले ये करो, फिर प्रॉफ़िट ये अपना इसको इसका प्राइस ये डिफ़ाइन हुआ, पर इसको इसमें ये कम कर दो, वो कर दो। तो जहाँ पे आपका एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं चलेगा, चाहे वो ऑपरेशन है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, तब तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती सर। तो ये जो ट्रेडिशनल बिज़नेस के साथ, या जो ये सेठ जी वाली मैं कंपनियाँ बता रहा हूँ आपको, इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। अगर आपके पास कोई बंदा है, मतलब एकदम नया-नया बंदा कि सर मेरे पास थोड़े बहुत तो पैसे हैं और मेरे को शुरुआत करनी है, आप मेरी मदद कर पाओगे क्या? मदद, देखो सर, हम लोग, कोई अगर ये एक्सपेक्टेशन करे कि भई मैं उसके साथ इन्वेस्ट कर दूँ और मैं उसको मदद कर दूँ, तो ऐसे तो मेरे साथ बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी हैं सर, और स्टेबल लोगों के साथ भी अपॉर्च्युनिटियाँ हैं। बट बिल्कुल मैं उसके साथ एफर्ट लगाऊँगा, और मैं आपको बताता हूँ सर, राजस्थान बिज़नेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कोई भी एनुअली पैकेज नहीं है, हमारा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है सर। तो हमारे साथ किसी भी बंदे को एसोसिएट होने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब कोई पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन? हमारे टर्म्स कंडीशन नहीं, अब हमारे कॉमर्शियल्स कैसे रहते हैं? आपका सेकंड कुछ नहीं रहेगा साहब, तो फिर आप सर्वाइव कैसे करते हो? हम ग्रोथ के ऊपर, हमारा एक जो कॉस्ट है, वो उनकी ग्रोथ के ऊपर हम लोग सेटल्ड करते आप हैं। प्रोजेक्ट दिला दोगे, उसके बाद में आप प्रोजेक्ट दिला देंगे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो गया, उनके बिलिंग क्लियर हो गए, उनके पास पेमेंट आ गया, उस पे फिर हमने हमारा एक उनके साथ एक एक प्रोजेक्ट अपना अपना सक्सेस हो गया, तो सेकंड प्रोजेक्ट से हम कह देते हैं कि साहब अगर आप अब इसी तरीके से हमारे इसी सेगमेंट्स पे वर्किंग करोगे, हमारी टर्म्स ये हैं और ये अपन ने प्रोजेक्ट किए हैं, अब हम आपसे ये चार्ज करेंगे। तो अगर हम वर्किंग लाएँगे, तो ही हमारा चार्ज है, अदरवाइज़ चार्ज नहीं है। ऐसे तो स्टार्टअप कभी मिलते हैं। और
स्टार्टअप और हमारा ऐसा भी नहीं कि साहब आप आज ही फर्स्ट डे मुझे 50,000 रुपए दो, फिर मैं आपको इसमें लिस्ट करूँगा, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है सर। हम आएँगे, हम स्टडी करेंगे, हम बंदे की मेंटालिटी देखेंगे, वो क्या चाहता है, उसका कितना डेडिकेशन है, वो सारी चीज़ें कंप्लीटली करके हम उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे। अब उसको ग्रोथ आने में 6 महीने लगे, उसको साल लगे, हमारी उससे कोई भी फाइनेंशियली डिमांड नहीं होती सर। 10 साल तो हो गए सर, अभी आगे आने वाले 4-5 साल का क्या मिशन विजन है आपका आरबीडीसी का? सर अब हम लोग जो जिन लोगों के साथ वर्किंग कर रहे हैं सर, आज अभी जो फाइनेंशियल ईयर दिया है, उसमें हमने भी एक रिव्यू रिपोर्ट निकाली। मेरे किसी भी क्लाइंट का 10 सीआर से नीचे टर्नओवर नहीं है और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है मेरे क्लाइंटों का, जो मेरे साथ एक्टिव क्लाइंट है सर। अभी हमारा प्रोस्पेक्ट ये है कि हम लोग इनको 3x, 4x, 5x करें। आज जिसका 10 करोड़ था, वो 50 करोड़ का टर्नओवर करे, जिसका 100 करोड़ हुआ है, वो 500 करोड़ का टर्नओवर करे। तो अभी तो हम लोग इनको प्रॉपर तरीके से ग्रोथ देने में लगे हुए हैं कि जो चीज़ें हम और यहाँ पे इनको बेस्ट करके दे सकते हैं, कैसे इनको वो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं सर। तो कंपनी यही चाहती है कि भई अभी तो हमारे जितने एक्टिव पार्टनर्स हैं, वो 5x ग्रोथ करें, तो ऑब्वियसली कंपनी तो ग्रोथ में आ ही जाएगी सर, क्योंकि अगर उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, तो हमारी रेवेन्यू भी बढ़ेगी सर। आप इस बिज़नेस में कैसे आए? आपने तो बीटेक करी, आपकी सॉफ्टवेयर की जॉब छोड़ के इसमें क्यों आए? मतलब कोई नेटवर्किंग था और एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 2013 में मैं प्रोग्रामर हूँ और 2013 में जब मैं वर्किंग कर रहा था, तो थोड़ा-सा क्या है, इस पे प्राइवेट कंपनियाँ जब आपको अच्छी सैलरियाँ देती है, तो देखो उनका प्रेशर भी होता है सर। तो वो प्रेशर होता था, तो वो क्या है कि रात में जो लॉजिक हम लोग दिन में काम करते थे, वो रात को मुझे डिस्टर्ब करता था, मैं सो नहीं पाता था। तो मैंने ब्रेक लेने के लिए कहा कि मुझे ब्रेक चाहिए। तो जो ओनर थे, उन्होंने कहा कि आप 2 साल, ये हमारे कोई मित्र हैं, उनको कंसल्ट कर दीजिए। तो मैंने 2 साल उनके एक प्रोजेक्ट को कंसल्ट किया। फिर मुझे ये लगा यार, जब कंसल्टेंसी में ही अपन को बेस्ट हो रहा है और मैच भी कर रहा है, अपन इसको इज़ी गोइंग कर पा रहे हैं, तो फिर हमने वो लाइन छोड़ के और हमने कंसल्टेंसी में हम लोग आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज की तारीख में। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, बट फिर भी होने के बावजूद भी एमएसएमई उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। क्या रीज़न है? गाइडेंस सर, नॉलेज नहीं है, एग्जीक्यूशन का रहता है, क्योंकि क्या हो गया सर, मैं आपको बताऊँ कि एक बिज़नेसमैन की फाइनेंशियली अगर कोई कहानी है ना सर, तो वो ये उसका माइंड में ये क्लियर है कि इसका सॉल्यूशन केवल मेरा सीए कर सकता है। अच्छा, जबकि उस आदमी का कोई रोल नहीं है सर। वो तो ऑडिट करेगा ना। वो तो आपके अकाउंटिंग देख लेगा सर, कॉस्टिंग ऑडिट्स वो करेगा। आपका जीएसटी देख लेगा, वो आपकी बैलेंस शीट देख लेगा। वो उस प्रोसेस को जानता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है। तो वो उसको राइट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जब प्रेजेंट नहीं होगा प्रॉपर चीज़ें, तो आपको वहाँ से जो सिलेक्शन होना है, वो नहीं होगा सर। तो जब 1 बार 2 बार नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि नहीं, इसका बेनिफिट ही नहीं मिलता। अब आप क्या, और एक नेगेटिव मार्केटिंग करने लग जाओगे। अगर मैं वो प्रोसेस करना चाह रहा हूँ ना, तो आप कह दोगे यार मैंने करके देख लिया, इसमें कुछ नहीं होता है, फालतू का टाइम वेस्ट है, पैसे का वेस्टेज है, कुछ नहीं होता है, सरकार कहाँ से देगी, ये देगी, वो देगी, ऐसे करके वो हो जाता है। मगर जिन लोगों ने सही तरीके से इसका प्रोसेस को समझ के और इसको एग्ज़ीक्यूट किया, उनको बेनिफिट मिले हैं सर, बहुत बड़े लेवल पे मिले हैं सर। एक आज 50 लाख रुपए गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू आपको अनसिक्योर्ड लोन दे रही है, सीसी। जिसमें वो आपसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं माँग रही है, आपसे कुछ भी नहीं माँग रही है और 50 लाख रुपए दे रही है। तो सर, ज़रूरी है कि वो 10 चीज़ें तो आपकी देखेगी सर। उसमें अगर आप 8 चीज़ें भी कंप्लीट कर रहे हो, तो ठीक है सर, 50 नहीं देंगे, वो 30-35 दे देंगे। मगर आज अगर आप एक स्टार्टअप हो और आपको आज 30-35 लाख रुपए मिल गए, तो आपकी ग्रोथ तो आनी है सर। 6 महीने बाद आप जब अपना टर्नओवर वापस वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करोगे, तो फिर ग्रोथ मिल जाएगी सर। लोगों को 20-20, 25-25, 30-30, 50-50, 70-70 करोड़ रुपए की ओडी, सीसी की लिमिट है सर। तो वो बैंक ही तो दे रहा है सर। और एक मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। सर, बिज़नेस अपने पैसे से नहीं होता है। आपको एक फाइनेंसर चाहिए ही चाहिएगा और आज के टाइम में सबसे अच्छा फाइनेंशियल बैंक है, जो आपको देता है। सीसी में क्या होता है सर, आपको मैंने एक बैंक ने मुझे 50 लाख रुपए दिए। मेरे 50 लाख का ब्याज चालू नहीं है सर। अगर मैंने उसमें से 10 लाख यूज़ करे, तो मुझे 10 लाख का ही ब्याज है।
और वो सेकंड डे मैंने अगर वापस डिपॉजिट हो गए तो मेरा ब्याज बंद हो गया सर। ऐसा तो कोई कंसर्न कहीं होता ही नहीं। अगर अपना आज पैसा लेके आते हैं, चाहे वो आपके लॉकर में ही पड़ा हुआ है, मगर अगर आप प्राइवेट बंदे से लेके आए तो आपको तो उसका तो ब्याज भरना ही है ना सर। मगर बैंक ने हमें ये फैसिलिटी दे रखी ओडी की पैसे ऑडी की ले देखिए, सीसी की फैसिलिटी जो है वो दे रखी है अपन को। गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप का एक इन्होंने एक सेगमेंट जो लिया है, जिसमें आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है स्टार्टअप इंडिया में, उसके बाद में पचासों ऐसी फैसिलिटी हैं, पचासों ऐसे बेनिफिट हैं जो आप ले सकते हो सर। और उनको अवेल करके 2 साल में आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ के ऊपर लेके जा सकते हो सर। सर ये पॉडकास्ट के काफ़ी सवाल लोग पूछते हैं, क्योंकि ये वो बहुत पकफुल पॉडकास्ट पर आपने बनाया है इसको, कि आपने कोई पर्सनली कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया एंड टू एंड, मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू डिलीवरी तक आपने पर्सनली? सर हम लोग जो टोटल हमारे क्लाइंट हैं, उसमें से आप ये समझ के चलो कि वैसे तो हम अलग-अलग हमारे जो टीम है, अलग-अलग लोगों के रोल है, मगर हम लोग 30 से 40% इन्वॉल्व रहते हैं सर। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर, उसकी प्रोडक्शन नहीं आ रही है तो हमें इन्वॉल्व होना होता है। अभी जो ये वॉर वाला जो मैटर चल रहा है, सब जगह सर रॉ मटेरियल आपको पता ही है कि एकदम मिल भी नहीं रहा और एकदम हाइक हो गया। प्लस जो एग्जिस्टिंग जो चल रहे थे, जिसने आज से 6 महीने पहले बुकिंग दे रखी है सर, तो उसको तो पता ही नहीं था। ना बायर को पता था, ना सेलर को पता था कि ऐसा कुछ केस आ सकता है, और कल आने वाला क्या है उसका भी अपन को नहीं पता है। मगर वो प्रोडक्ट तो अपन को टाइम पे डिलीवर करना है सर। तो हमें कई बार बहुत इनिशियल स्टेज पे हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ क्लाइंट को ये लगता है कि नहीं यार मुझे तो दिक्कत आ रही है, या क्लाइंट जब हमने प्रोजेक्ट दिलाया तो वो हमें ही कहता है कि भाई आप तो ये इस पे रिवाइज़ रेट पे बात करो, ये रेट बढ़ गया, इसमें ये दिक्कत है। क्लाइंट कहता है नहीं जी मैंने तो आपको एडवांस दे दिया था, सारी चीज़ें। तो उस केस में क्या करना करते हैं कि कॉस्ट कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं, उस कॉस्ट को कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है सर। और ये केस बहुत मेजर लेवल पे होते ही होते हैं सर। तो बहुत सारी प्रोजेक्ट हैं सर ऐसे, जिनको हमने किया है और कंटिन्यूअसली भी कर ही रहे हैं सर हम लोग ऐसा। तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा सर आप, क्योंकि आप एक मीडिएटर हो सर, हम लोग एक मीडिएटर है, तो सर हमारी दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है सर। तो बिल्कुल रहना ही पड़ता है सर। और बहुत सारे मैनी प्रोजेक्ट हैं जो हमने इस तरीके से किए हैं, डिलीवर भी किए हैं, प्रोडक्शंस को भी हमने इंक्रीज़ किया है कि कैसे कर सकते हैं। बल्क क्वांटिटी में कई बार रॉ मटेरियल भी लेना पड़ता है, कई बार आपकी कैपेसिटी नहीं है, मगर हमारे दूसरे क्लाइंट को भी सेम रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमने दोनों को एक साथ कंबाइन करके फिर क्वांटिटी में रॉ मटेरियल लेके और उसको 2 अलग-अलग जगह पे डिलीवर किया है। तो वो तो सर पार्ट ऑफ प्रोसेस है सर। एब्सोल्यूट। सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए, हेल्प करते रहिए और स्टार्टअप बनाते रहिए, बिल्कुल सर, हम पॉडकास्ट में आते रहिए। बिल्कुल आप बुलाते रहें सर, हम आते रहेंगे। रही हेल्प की बात, तो हमारा विज़न, मिशन, उद्देश्य हमारा यही है कि राजस्थान का हर छोटे से बड़ा बिज़नेस ऑटोमेशन मोड पे जाए और एक प्रोसेस को सेट करें। हमारे पास जो भी आते हैं, हम लोग बिल्कुल स्पून फीडिंग के साथ उसके सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़े लेवल का आया तो उसके लिए हमारा अलग ट्रीटमेंट है, या ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जो इनिशियली स्टेज पे आता है ना सर, और उसको जब हम ग्रोथ में लाते हैं, तो उसका थोड़ा-सा काम करने का या उसके साथ काम करने का मज़ा अलग है। हम हमेशा अवेलेबल हैं सर, हमारे साथ कोई भी आता है, हम उसकी सपोर्ट करते हैं और करेंगे। तीनों चीज़ों के लिए सपोर्ट करेंगे, सेल्स पे भी करेंगे, एग्जीक्यूशन पे भी करेंगे और फंडिंग पे भी करेंगे सर। बहुत बड़ा सुरेंद्र, थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच सर। कमिंग इन द पॉडकास्ट।